ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था कल ही। चैप्टर नंबर 2 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक कवर करता है। चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज। अगर हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर्स, फॉर द जस्टिस, तो उस प्रोसीजर को कहाँ पे फॉलो किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वो कोर्ट्स कैसी होंगी, उनका सबऑर्डिनेशन क्या होगा, उनका हायरार्किकल ऑर्डर क्या होगा, उन चीज़ों को सबको डिफाइन किया है, स्पेसिफाई एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्रिमिनल कोड्स को की संरचना। सेक्शन 6 में दे रखा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो देखें क्या लिखा है, कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स हैं। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स नेमली। तो कौन कौन सी होंगी? पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन दैट, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसको हम कह देंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर कल ही हमने उस चीज को पढ़ा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया कहाँ पे होता है, जैसे कि अगर हम डेफिनेशन क्लॉज की बात करें तो 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए स्पेसिफाई था, और उसमें लिखा था मेट्रोपॉलिटन एरिया विल बी एन एरिया स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 8। तो आज पढ़ेंगे हम सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में क्या स्पेसिफाई किया है। हालांकि मैंने बता ही दिया था, जिस भी किसी प्लेस की पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड करती है, उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। थर्ड आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फोर्थ इसमें आता है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आंसर की। क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए हाउ मेनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर सीआरपीसी, तो आप आंसर क्या करेंगे? मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन है सीआरपीसी में कितने तरह की क्रिमिनल कोड्स स्पेसिफाई की हैं? 4 जी 4। एक बार आप चाहें तो सेक्शन 6 की स्टार्टिंग को दोबारा से पढ़ के और फिर आंसर करें। मैंने कहा कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली कितनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स स्पेसिफाई की हैं, क्रिमिनल ट्रायल के लिए कितने तरह की कोड्स हो सकेंगी? बिसाइड हाई कोर्ट 4, हाँ देन 5 हो जाएगा। हाँ भाई, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं कि टोटल कितनी हो सकेंगी। तो आंसर होगा इसका देयर आर 5 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स स्पेसिफाइड अंडर सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है बिसाइड्स द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा ये 4 और होंगी, तो इसका मतलब हाई कोर्ट भी होगी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, 4 हमें नजर आता है पर 4 नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज इस तरह से लिखा है बिसाइड्स द हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स शैल बी देयर। यानी कि क्या है, हाई कोर्ट तो होगी ही, उसके अलावा ये 4 और होंगी, तो टोटल 5 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा और कुछ समझने का नहीं है, बस यही एक मेन था कि हाई कोर्ट, देन उसके अच्छा ये हायरार्किकल ऑर्डर में देखा है, टॉप में हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा और है नहीं ऐसा। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 बताता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स। तो या तो पूरे स्टेट को हम सेशन डिवीजन मान लेंगे, क्योंकि जितने सेशन डिवीजन होंगे उतनी ही सेशन कोड्स हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। एक सेशन के लिए एक सेशन कोड बनाएंगे हम। तो सेशंस के डिवीजन किस तरह से करना है, तो या तो एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन, और
shall consist of sessions divisions, या फिर उस स्टेट में काफी सारे सेशन डिवीजन हो सकेंगे. And every sessions division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts. और हर सेशन डिवीजन को हम एक डिस्ट्रिक्ट मानेंगे या फिर उसमें काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं. इसका मतलब क्या आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोड हो. ऐसा भी हो सकता है कि दो डिस्ट्रिक्ट का एक कंबाइंड सेशन कोड भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हम उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक सेशन माना गया हो. ठीक है, तो ये लिखा है एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन. पहली बात तो क्या लिखता है कि हर स्टेट एक सेशन डिवीजन होगा, या फिर शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, या फिर उस स्टेट में एक से ज्यादा सेशन डिवीजन हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिवीजन किए जा सकते हैं, पार्ट्स किए जा सकते हैं. फिर क्या लिखा है, एवरी सेशन डिवीजन शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि या तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन ही मान लिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सेशन में, एक सेशन डिवीजन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, फिर आगे क्या आता है, प्रोवाइडेड. अच्छा, सेशंस डिवीजन क्यों बनाए, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि हर सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोड बनाई जाएगी. तो इसके हिसाब से हम या तो एक स्टेट को एक सेशन डिवीजन मान लें, या एक स्टेट के कुछ अदर डिवाइडेड डिविजन्स कर दें, अदर पार्ट्स करके उसमें ज्यादा सेशन डिवीजन करें. हर सेशन डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट माने, और ऐसा भी हो सकता है कि हर सेशन डिवीजन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड किए जा सकते हैं. Provided that every metropolitan area shall for the said purposes be a separate session division. साफ शब्दों में लिखा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम एक सेपरेट सेशन डिवीजन मानेंगे, बिकॉज जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पे सेशंस, वहां पे हम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे. जो मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम एक सेपरेट सेशन डिवीजन या फिर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कंसीडर करके चलेंगे. फिर क्या लिखता है सबसेक्शन 2 में, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सेशंस और डिस्ट्रिक्ट्स. क्या मीनिंग है इसका, मीनिंग है कि सपोज किसी एक स्टेट में 10 सेशन डिवीजन बना दिए और उनके पर्टिकुलर एरियाज भी स्पेसिफाई कर दिए, क्योंकि टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टेरिटोरियल डिविजन्स, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बना दिया आपने, सपोज 10 बना दिए. अब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद में उनको 10 को 11 कर सकता है, 10 को 9 कर सकता है. अगर वो चाहे तो जो उनके एरियाज थे उनको एक्सपेंड कर सकता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी उनके लिमिट्स में, एरियाज में चेंज कर सकता है. ये लिखा है सबसेक्शन 2 में, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अल्टर, दैट इज उनको चेंज किया जा सकता है. अल्टर क्या चीज है, अल्टर द लिमिट्स, यानी कि उसको लिमिट्स को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है. अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सेशन डिविजन्स. तो ये पूरा ही सबसेक्शन 2 छोटा सा और इम्पोर्टेंट सा है, क्योंकि इसमें ये बता रखा है कि ये अल्ट्रेशन इन द लिमिट्स कौन, किसके पास पावर है या कौन करेगा. सो अल्ट्रेशन इन द लिमिट्स एंड द नंबर ऑफ सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट. तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से छोटा. ठीक है, एमसीक्यू. देन थर्ड सबसेक्शन देखिए, सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स. वैसे तो वही बात आ रही है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि एक सेशन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट को अगर वो चाहे तो उसे भी वो सब डिविजन्स में भी डिवाइड कर सकता है. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट इनटू एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स. तो पहले तो ये हो रहा था कि एक सेशन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं. अब ये बात आ रही है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे वर्ड मे का यूज किया है. मे का मीनिंग है इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज ऑन द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स. तो सबसे पहले तो बताया कि एक
सेशन को क्या कहा जाएगा, एक स्टेट को एक सेशन कहा जा सकता है, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि एक सेशन एक स्टेट को कई सारे सेशन डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाए। हर सेशन में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर सेशन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो। फिर कहा हर मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक सेपरेट सेशन डिवीजन माना जाएगा। फिर ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट अगर चाहे तो नंबर ऑफ सेशन डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर सकता है, उनकी लिमिट्स में भी चेंज कर सकता है। और सबसेक्शन नंबर 3 में कहा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजन्स भी बना सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही सेशन डिवीजन होगा, एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। सबसेक्शन नंबर 4 में लिखा है द सेशंस डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स existing in a state at the commencement of this code, यानी जिस दिन ये कोड एस्टेब्लिश हुआ था, कमेंस हुआ था ये कोड कौन से, द एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1974 और एनफोर्समेंट में आया था 1 अप्रैल को। सो जिस दिन ये एक्ट इनेक्ट हुआ उस दिन जो कोड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट में थे, एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड shall be deemed to have been formed under this section। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके कमेंसमेंट से, क्योंकि ये तो कमेंसमेंट की बात कर रहा है कि इस कोड में लिखा हुआ है कैसे कैसे आप सेशन कोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन इससे पहले भी तो चल रहे थे। ऐसा तो नहीं कि 1973 से पहले कोई क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं थी, उससे पहले कोई प्रोसीजर नहीं था। क्रिमिनल कोर्ट्स तो उससे पहले भी थी, तो उससे पहले जो ऑलरेडी क्रिमिनल कोर्ट्स थी उनके लिए दिया गया है, एक तरह से कह सकते हैं दिस इज अ सेविंग फॉर द इन द सबसेक्शन 4, क्या कि पहले से जो कोर्ट्स थी उनको यही माना जाएगा कि वो कोर्ट्स भी इसी सीआरपीसी 1973 में ही कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो किसी के माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। वैसे काफी इजी है इस चैप्टर नंबर 2 के सेक्शंस, फैक्चुअल नेचर के ही हैं, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सेक्शन 6 में था क्या, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। सेक्शन 7 में आया टेरिटोरियल डिविजन्स। अब आता है सेक्शन 8 जिसका हम काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सेक्शन 8 के बारे में सेक्शन 2K में बताया था, और क्या लिखा था कि सेक्शन 8 में जो स्पेसिफाई किया जाएगा मीनिंग, वही मीनिंग होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया का। तो आ गया है सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। द स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि फिर से एक बात आ रही है कि कौन डिक्लेयर करेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास में वो पावर है। स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट as from such date as may be specified in the notification। अच्छा, ये नोटिफिकेशन भी हमें दे रखा था सेक्शन 2 में, याद है उसका क्लॉज क्या था, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2M में हमें नोटिफिकेशन दे रखा था। ठीक है, सेक्शन 2M में हमें नोटिफिकेशन डिफाइन किया हुआ था। सो may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million। अब ये 1 million से कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपके पास में बेयर एक्ट का डिग्लॉट एडिशन हो, हिंदी में भी लिखा हुआ हो, तो उसमें आप देखेंगे उसमें साफ शब्दों में लिखा है हिंदी में 10 लाख, और यहाँ पे मिलियन भी अगर आप सर्च करें तो मिलियन का मीनिंग 10 lakhs ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इनके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं, बट ध्यान रखें 1 million इज इक्वल्स टू 10 lakh। हिंदी में 10 लाख लिखा हुआ भी है, आपके बेयर एक्ट अगर हिंदी में आपके पास में तो आप देख सकते हैं, और बाकी 1 million का मीनिंग 10 lakh ही होता है। तो क्या कहा है, कौन डिक्लेयर करेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाय नोटिफिकेशन। और किसे कर सकती है, एनी स्टेट, अ सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड, नो स्टेट नहीं आएगा, किसी भी स्टेट के सिटी और टाउन को, है ना,
किसी भी सिटी और टाउन को जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड करती है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, ऑप्शन ए 10 लाख, पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, ऑप्शन बी पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख, तो क्या आंसर होना चाहिए? द आंसर शुड बी पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख और पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन, क्योंकि अगर 1 मिलियन कहें तो 1 मिलियन तक डिक्लेयर नहीं होगा। जब 1 मिलियन से एक पर्सन भी एक्सीड होता है तब हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेंगे। shall be a metropolitan area for the purpose of this code. As from the commencement of this code, subsection 2 देख रहे हैं, as from the commencement of this code, each of the presidency towns of Bombay, Calcutta, Madras, and city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area. तो चार तो यहीं पे मेंशन कर दिए कि जिस दिन ये कोड कमेंस हुआ उसी दिन से हमने बॉम्बे, कलकत्ता, मैड्रास एंड अहमदाबाद इन्हें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर ही दिया था एज पर सबसेक्शन 1। और इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है, बाय अ नोटिफिकेशन it can declare any city or town as a metropolitan area but whose population exceeds 1 million। उसके लिए भी मे है, जरूरी नहीं है कि वो डिक्लेयर कर ही करे, बट कर सकती है। सबसेक्शन 3 में कहता है द स्टेट गवर्नमेंट may by notification extend, reduce or alter the limits of metropolitan area, but the reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि क्या जो बना सकता है उसके पास ऑल्टरेशन का पावर तो है ही है। तो स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड और रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ऑल्टरेशन किया जाए, यानी कि आप एरिया कम या ज्यादा कर रहे हो, उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुछ गांव आपने कम कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाए, 10 लाख से रिड्यूस हो जाए। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्राइटेरिया है। अगर 10 लाख से कम हो जाएगी तो फिर तो क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है that it can extend, reduce or alter the limits of the metropolitan area, but the reduction or alteration shall not reduce the population of such area to less than 1 million। 1 million से कम नहीं होनी चाहिए उसकी पॉपुलेशन किसी भी कंडीशन में, ऐसा हो भी नहीं पाता वैसे। सबसेक्शन नंबर 4 देखिए, where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया किसी एरिया को, the population of such area falls below 1 million, और उसकी पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से कम हो जाती है, अगेन वही बात है कि पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन तो हमेशा इंक्रीज ही होती है, किसी भी जगह की पॉपुलेशन कम होना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, किसी वजह से कोई पेंडेमिक आ जाता है, किसी तरह का कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है, सच एरिया शैल ऑन एंड फ्रॉम सच डेट as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि पॉपुलेशन उस एरिया की 1 मिलियन से कम हो जाए, एक बार आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया, कब? जब वो 1 मिलियन से एक्सीड कर रही थी, और अगर कभी उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से वापस से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, then that area will be ceased to be a metropolitan area from the date as specified by the state government by notification। यानी कि डिक्लेयर करने के लिए भी नोटिफिकेशन जरूरी था और उसको सीज करने के लिए भी नोटिफिकेशन जरूरी है। बट notwithstanding such seizure, any inquiry, trial or appeal pending immediately before such seizure before any court of magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आपने तो चलिए डिक्लेयर कर दिया कि आज 30 दिसंबर से ये एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, लेकिन फिर वहां पे ऑलरेडी जो केसेस पेंडिंग थे
वहाँ पे जो ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर में कोई पर्सन वर्क कर रहा था, केसेस को ट्राई कर रहा था, तो उनका क्या होगा? सो जो ऑलरेडी पेंडिंग ट्रायल अंडर ट्रायल थे, उनका ट्रायल उसी तरह से चलता रहेगा जैसे कि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है, लेकिन उस डेट से उसको सीज कर दिया जाएगा और उसके बाद के जो केसेस फाइल होंगे उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। सबसेक्शन नंबर 5 देखिए, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और ऑल्टर्स अंडर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में पावर दी थी ना स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनके एरियाज को रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है। The limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending। तो एक तरह से जो सेक्शन सबसेक्शन नंबर 4 में लिखा था वही सबसेक्शन नंबर 5 में है। सबसेक्शन नंबर 4 और 5 में इतना सा डिफरेंस आ रहा है, 4 में तो अपने आप पॉपुलेशन कम हो गई थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मेट्रोपॉलिटन एरियाज खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस थे वो उसी तरह से चलते रहेंगे। और सबसेक्शन नंबर 5 में भी ये लिखा है कि सबसेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को ऑल्टर किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को ऑल्टर किया है, तो उससे पहले भी जो केसेस चल रहे थे, अंडर ट्रायल थे, तो उन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द पेंडिंग केसेस, ट्रायल्स, इंक्वायरीज, अपील्स विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर एज ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन। तो ये है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। कुछ जो अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। कब डिक्लेयर करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया? जब किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन 1 मिलियन एक्सीड करती है 1 मिलियन से। ऑलरेडी बॉम्बे, कलकत्ता, मेड्रास एंड अहमदाबाद को हमने जिस दिन कोर्ट कमेंस हुआ उसी दिन मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया था। क्या ये दोबारा से रिवोक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाए तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन, इट विल सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिमिट्स में ऑल्टरेशन कर सकती है। इट कैन एक्सटेंड एंड रिड्यूस द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज। और एक बात और लिखी है कि अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया का सीजर होता है, यानी कि या फिर उसके एरियाज में चेंज आता है, लिमिट्स में ऑल्टरेशन होता है, तो ऑलरेडी पेंडिंग इंक्वायरीज, ट्रायल एंड अपील्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो उसके बाद की है उन्हीं पे इफेक्ट आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसे भी देख लेते हैं। In this section, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि पॉपुलेशन किसे, कौन सी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो जो लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस है। तो अभी जैसे 2011 में सेंसस हुआ था और अब 2021 का चल रहा है, तो अभी तक जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज अगर किसी को डिक्लेयर किया गया है तो वो 2011 में जो सेंसस आए थे उसके हिसाब से किया गया है। ठीक है, अब आता है आपका सेक्शन नंबर 9। काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, देखते हैं क्या लिखा है। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको डिवीजन भी बता दूं। दैट इज, हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसमें था सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन, देन आता था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड हमारे पास में 2 सेक्शन है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। फिर सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 15 वो डील करेंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। फिर सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 19 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से डील करेंगे। फिर सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 23 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से डील करेंगे। तो ये क्या, जिस सीक्वेंस में वहां आपको सेक्शन 6 में दे रखा था, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी चलते जा रहे हैं। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 किससे डील करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन से। तो देखते हैं सेक्शन 9 में क्या लिखा है।
Section 9, subsection 1. The state government shall establish a court of session for every sessions division. Session division हमने कहाँ पे क्रिएट किए थे? सेक्शन 8 में. सेक्शन 8 में था टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में. तो वहां पे हमने क्रिएट क्या किया था? एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन और मे कंसिस्ट ऑफ more sessions divisions. Then every session division will be called as a district or may include more than one district. ये हमने पढ़ा था सेक्शन 8 में. ठीक है, टेरिटोरियल डिवीजन जहाँ पे हमने किए थे, तो वही लिख रहा है. मैंने वहां पे भी बोला था ये बात कि हम ये सेशन डिवीजन क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस यहाँ सेक्शन 9 में गिवन है. द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन. फर्स्ट पॉइंट आ गया. तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, हु एस्टेब्लिशेस द कोर्ट ऑफ सेशन? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में वो पावर है. देन आगे क्या आता है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. देखिए क्या लिखा हुआ है, सेशंस कोर्ट किसने एस्टेब्लिश किए? स्टेट गवर्नमेंट ने. लेकिन उस सेशंस कोर्ट में जो जज का अपॉइंटमेंट होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? द जज विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. Who will establish the sessions court? The state government will establish the sessions court. लेकिन उसमें जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? That a judge will be appointed by the high court. Subsection number 3 देखिए. The high court may also appoint additional sessions judge and assistant sessions judges to exercise jurisdiction in a court of session. तो other than sessions judge, high court के पास में ये भी पावर है कि वो एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशंस जज का भी अपॉइंटमेंट कर सकें, ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी एंड स्मूथ ट्रायल. क्योंकि हर सेशन डिवीजन में पॉसिबल है, अगर एरिया ज़्यादा है, नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा होंगे, तो वर्कलोड को कम करने के लिए उनके स्पीडी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट अंडर द सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है. और एडीजी की तो वैकेंसीज भी आती हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं. देन द सेशंस जज ऑफ one session division may be appointed by the high court to be also an additional sessions judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of case at such place or places in the order in the other division as the high court may direct. क्या बोल रहा है? सपोज आप किसी डिवीजन के सेशन जज हैं, तो क्या आपको कुछ और एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता है? बिल्कुल. सबसेक्शन नंबर 4 में यही लिखा है. सॉरी, सबसेक्शन नंबर 4 में ये लिखा है कि जो सेशन जज है उसे एक सेशन डिवीजन का जो सेशन जज है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसे किसी अदर सेशन डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है. यानी कि उसको एक एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता है. प्लेस वैकेंट हो, नहीं अवेलेबल है पर्सन, तो एक सेशन जज को दूसरे डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी बनाया जा सकता है, और उसके पास में वहां पे वही पावर्स होंगी जो उसे हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा या अलॉट करेगा. देखिए सबसेक्शन नंबर 5 में क्या कहा है? वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशंस जज इज वेकेंट. मान लीजिए नहीं है पोस्ट पे पर्सन, क्या रीजन हो सकता है? रिटायरमेंट हो गया, छुट्टी पे गया हुआ है, कोई भी रीजन हो सकता है. द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant sessions judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application. ये लिखता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है, व्हेन द
ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट, तो हाई कोर्ट जो वहां पे अर्जेंट ट्रायल्स हैं, अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं, उनके ट्रायल के लिए पावर दे सकती है किसे, एडिशनल सेशंस जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को। और सपोज कीजिए कि असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की जो सीट है वो भी वेकेंट है, वहां पे भी अवेलेबल नहीं, वो लोग भी छुट्टी पे चले गए, एक साथ शादी का सीजन चल रहा है, सब एक साथ छुट्टी पे चले गए, अब अर्जेंट हियरिंग्स का क्या होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि थर्ड कैटेगरी पे, थर्ड नंबर पे आ जाता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको ट्राई कर सकेंगे। सबसे पहले तो सेशन जज के पास तो पावर है ही है, लेकिन अगर किसी वजह से सेशन जज छुट्टी पे है या उनका ऑफिस वेकेंट है ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू इलनेस और एनी रीजन, तो नेक्स्ट पावर आ जाती है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के पास में। सपोज एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, उनके ऑफिस भी वेकेंट पड़े हैं, तो फिर थर्ड नंबर पे पावर आ जाती है सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। और ये सारी पावर्स ट्रांसफर करने का, अलॉट करने का, जुरिस्डिक्शन एक्सपेंड करने का राइट किसके पास में है, द हाई कोर्ट हैज दैट पावर। ये अलॉटमेंट जो किया जाएगा ये किसके डायरेक्शंस में किया जाएगा, इट इज ऑन द directions of the high court. The high court may make arrangements for such disposals. ठीक है, सबसेक्शन नंबर 6 देखते हैं। The court of session shall ordinarily holds its sitting at such place or places as the high court may by notification specify, but if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to be the general convenience of the parties and witness to hold its sittings at any other place in the sessions division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witness therein. बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने। लिखा है कि सेशन जज कहाँ बैठेगा, सीधी बात है, द कोर्ट ऑफ सेशन जो बना रखी है वहां बैठेगा, और कहाँ पे, जहाँ हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन बना रखी है वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डिनरी सिटिंग्स होंगी, ट्रायल होंगे। लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ, कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टीज हैं, विटनेस हैं, अक्यूज्ड हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कोर्ट तक आना ड्यू टू एनी रीजन, तो फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस हम किसी पर्टिकुलर एरिया, अदर एरिया में भी सिटिंग्स कोर्ट ऑफ सेशन की करवा सकते हैं जहां पे उन पार्टीज और विटनेसेस की कन्वीनियंस हो। तो आप लोगों ने तो देखा है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट भी जेल्स में भी लगाई जाती है, और इसी तरह से सेशंस कोर्ट के लिए भी है कि एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस अदर देन कोर्ट प्लेस स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट भी सेशंस कोर्ट लगाई जा सकती है और वहां पे हियरिंग हो सकती है, बट ऑब्वियसली विद द कंसर्न ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड की कंसेंट भी उसमें होनी चाहिए, सिर्फ कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस नहीं देखना है, देयर शुड बी अ कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल एज द प्रोसिक्यूशन। तो हो सकता है कहीं पे भी, है ना। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आप पूछ सकते हैं। एवरीडे मॉर्निंग 7 AM CRPC, इवनिंग 8 PM IPC क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, तो ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें।